नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर कोविड बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े अहम अपडेट्स देंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पहली बार देश में 3 लाख के करीब मामले दर्ज किए गए। 20 अप्रैल को देश में 2,95,041 नए कोरोना मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 2023 मरीजों की मौत भी हुई। इस आंकड़े को एक बार फिर दोहरा देता हूं, 2023 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 1,67,457 लोगों ने इस वायरस के संक्रमण को मात भी दी। कोरोना से अब तक 1,56,16,130 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,32,76,039 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा 1,82,553 हो गया है। इन आंकड़ों में रोज रोज इजाफा होना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है और यह बेहद डरावना है। भारत में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस आ गया है। खबरें आ रही हैं कि यह ट्रिपल म्यूटेंट है। देश में इस समय कोरोना वायरस भयावह रूप से फैला हुआ है। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि जितने केस आए हैं उनमें से 60% में नया कोरोना वायरस है। इसका नाम रखा गया है B.1.618 वेरिएंट। इससे पहले डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस आया था जिसका नाम B.1.617 था और ये नया वाला 618 है। नए ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस में एक जेनेटिक सेट है। इतना ही नहीं, ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस B.1.618 किसी के भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को धोखा दे सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन्हें कोरोना संक्रमण पहले हो चुका है उनके शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को भी ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस धता बता सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस समय पश्चिम बंगाल में यह ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस B.1.618 तेजी से फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में इस वायरस के शुरुआती सीक्वेंस मिले हैं। यहाँ यह बता देना बेहद आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर इस वायरस का मिलना बेहद चिंताजनक है। इस वेरिएंट से मिलते जुलते वायरस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी प्राप्त हुए हैं। कोरोना की ताज़ा लहर से जूझ रही राजधानी दिल्ली के सामने ऑक्सीजन का संकट आन पड़ा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वहीं कुछ जगह ऐन मौके पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन भी 28,000 के करीब मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा संकट दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हो गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके कारण मरीजों की जान पर बन आई है। कोरोना के दूसरे संक्रमण की जद में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी आ रहे हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इससे पटना के बड़े अस्पतालों में जांच व इलाज प्रभावित हो रहा है। 90% स्टाफ संक्रमित होने के बाद कई निजी क्लिनिक और अस्पतालों का संचालन मुश्किल होने लगा है। कई बंद होने की कगार पर हैं। उधर पटना एम्स में 384 डॉक्टर स्टाफ संक्रमित हुए हैं। इसमें से कुछ ठीक हो चुके हैं। बावजूद वर्तमान में 14 फैकल्टी, 30 रेजिडेंट व 90 स्टाफ संक्रमित हैं। इससे एम्स में ओपीडी और कोविड उपचार प्रभावित हो रहा है। इसी तरह पीएमसीएच में प्राचार्य सहित 30 डॉक्टर व 49 कर्मियों के संक्रमित होने से जांच और इलाज प्रभावित हो गया है। आईजीआईसी के भी 8 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ओपीडी चलाना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की दशा कमोबेश हर जगह ऐसी ही है। मौजूदा हालातों में इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और शायद इसकी जानकारी प्रदेश की सरकार को भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में पंचायत चुनाव सरकार की प्राथमिकता रहा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अब आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं कि जहां जहां पंचायत चुनाव हुए वहां कोरोना की रफ्तार 4-5 गुना तेज हो गई है। सबसे पहले बात प्रयागराज की गई है। यहाँ अगर 11 से लेकर 13 अप्रैल तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तब मरीजों की संख्या इन 3 दिनों में 4,716 थी
जो चुनाव के बाद 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के आंकड़ों में बढ़कर 5,446 हो गई। अगर बरेली की बात की जाए तो यहाँ चुनाव से पहले 11 से 13 अप्रैल के बीच कुल 668 कोरोना के मरीज सामने आए थे, जबकि चुनाव के बाद 16 से 18 अप्रैल के बीच मरीजों की संख्या बढ़कर 1,824 हो गई। चुनाव के दौरान कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और कितना कोविड की गाइडलाइंस को लोग मानते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। कोरोना संकट के बेहद खतरनाक रूप अख्तियार कर लेने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री देश के सामने संबोधन देने के लिए हाजिर हुए। प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हिम्मत के साथ जीतेंगे भी। साथ ही उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए नवरात्रि, रामनवमी और रमजान के जरिए मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के संकट काल में कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। देश के प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद मुझे लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की याद आ गई। हरिशंकर परसाई ने कहा था कि गिरे हुए आदमी को उत्साहवर्धक भाषण देने की अपेक्षा सहारे के लिए हाथ देना चाहिए। खैर, बुलेटिन में हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिनका देखा जाना बेहद जरूरी है। पहला वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो शाहजहांपुर का है। इस वीडियो में एक मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर परिवार के लोग स्ट्रेचर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मरीज को इलाज के लिए ले जाते नजर आ रहे हैं। परिजन राजकीय मेडिकल कॉलेज पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बता रहा है। बाकी क्या हकीकत है और क्या फसाना, यह वीडियो साफ साफ बता रहा है। दूसरा वीडियो मध्य प्रदेश के प्यार से मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के जिले रीवा का है। रीवा के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ बीएसएफ का एक जवान अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। जवान ने लोगों से रोते हुए मदद की गुहार लगाई है। ये सर, हम देश के लिए बचते हैं। 4 दिन की छुट्टी में आया था। कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे को वैक्सीन सब लगा। मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप? जी, कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा 30 बटालियन बीएसएफ अपने हूँ। कहाँ आप ले गए थे? अभी हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था तो इंडिया हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपनी फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर। यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। उधर लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड में कौन है कोरोना पेशेंट आपके? मेरी भाई है सर। बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला सीधी जिला में हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर बिछिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है, न कहीं कुछ हो पा रहा है सर। परेशान बीएसएफ के जवान ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, तब जाकर जवान की पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ जवान का नाम विनोद तिवारी है। इनका कहना है कि पत्नी के संक्रमित होने की खबर जैसे ही उन्हें लगी तो वह ड्यूटी से 4 दिनों की छुट्टी लेकर उसके इलाज के लिए घर आए हैं। जवान ने बताया कि बीमार पत्नी के इलाज की खातिर करीब 8 घंटे तक अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। अस्पताल के डॉक्टर जवान को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगवाते रहे, और यह सब तब हो रहा है जब हम जय जवान जय किसान का नारा बड़े गर्व से लगाते हैं। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम इस संकट से जीत पाएं। इस बुलेटिन का मकसद आपको डराना कतई नहीं है। इस बुलेटिन का मकसद है कि आप कोरोना की गंभीरता को गंभीरता से लें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।